हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में विच इज़ सेल। ठीक है, सेल की हमने हिस्ट्री पढ़ी थी। सेल का व्हाट इज सेल पढ़ा था। सेल क्या होता है, इसका इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, या फिर ये कैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मेन कंपोनेंट ऑफ सेल क्या होते हैं। आज हम इस वीडियो में अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था मेन कंपोनेंट ऑफ सेल्स के बारे में। तो हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट होते हैं सेल के अंदर: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। इन 9th क्लास आपको सिर्फ कुछ माइनर चीज़ों का ध्यान रखना है, माइनर चीज़ें ही पढ़नी होती है इसके बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेल जो होता है, लेट सपोज दैट ये एक सेल है, तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये किससे मिलकर बनी होती है? इट इज़ मेड अप विद द लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर ये लेयर बनी हुई होती है। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल होती है, यानी कि सेल की सबसे बाहरी परत होती है ये। द लास्टेस्ट लेयर ऑफ सेल होता है ये, जो कि प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये काम क्या क्या करते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? इट अलाउज द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल ऑल्सो। एक चीज़ और, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये सेल के अंदर के कुछ मटेरियल, मेक श्योर सम मटेरियल्स, मतलब कुछ चीज़ों को परमिशन देती है, अलाउ करती है टू गो आउटसाइड, और आउटर इन्वायरमेंट से कुछ मटेरियल्स को एंट्री करने के लिए अलाउ करती है। दैट इज़ वाई इसे हम क्या बोलते हैं, सेलेक्ट कर रही है ना। ऑब्वियसली कुछ मटेरियल्स मतलब कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कर रही है, उसके बाद एंटर करने दे रही है, या कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कर रही है एंड देन एग्जिट करने दे रही है, तो इसे बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज that it helps to separate the cell organelles from its contents। क्या मतलब है इसका? ये सेल है, लेट सपोज दैट ये सेल है। इस सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं। ऑर्गेनेलीज मीन्स सम कंटेंट ऑफ सेल, कुछ चीज़ें होती हैं सेल के अंदर। लेट सपोज दैट एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, ह्यूमन जो होता है उसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए डिफरेंट लेबर डिवीज़न इजीली हो जाता है। लाइक हमें अगर हमारा हार्ट जो है ब्लड पंप करने के लिए बना है, तो सिर्फ वो ब्लड पंप करता है। स्टमक जो है, हमारा स्टमक जो है, फूड डाइजेशन के लिए बना होता है, तो डाइजेशन का ही काम करता है। ठीक है, ऐसा लेबर डिवीज़न कहाँ हो रहा है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। व्हाट इफ़ अगर हमारे पास सिंगल टाइप के सेल है, तो सारे सेल, मतलब सारे सेल एक ही टाइप के होंगे। ठीक है, अब वो एक ही टाइप के सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग दे विल हैव टू डू बाय देयर सेल्फ। इसका मतलब है कि उनके सेल्स में कुछ तो ऐसे ऑर्गेनेलीज होंगे जो सब मल्टी सेलुलर से डिफरेंट होंगे। तो सेल को दो अलग अलग टाइप्स में भी डिवाइड किया गया है, उनके फंक्शंस के बेसिस पे, उनके ऑर्गेनेलीज के बेसिस पे। हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ हियर वी आर जस्ट स्टडिंग दैट इट हेल्प्स टू सेपरेट द ऑर्गेनेलीज फ्रॉम इट कंटेंट्स। इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये क्या करता है, अदर सेल या अदर इन्वायरमेंट से इसके ऑर्गेनेलीज को, सेल के अंदर के ऑर्गेनेलीज को अलग रखता है, सेपरेट करता है कि ये स्पेसिफिक इस सेल के ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, होप यू आर क्लियर विद ऑल पॉइंट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ मटेरियल्स को एंटर और एग्जिट होने को अलाउ करता है, और वो जिस भी प्रोसेस के थ्रू होता है, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी मटेरियल फ्रॉम दिस इनटू द सेल टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में अगर कोई सेल जा रहा है, कोई मटेरियल जा रहा है सेल के अंदर से, या बाहर आउटर मोस्ट लेयर से एंट्री कर रहा है बाहर का कोई मटेरियल, तो इसके प्रोसेस क्या होंगे, मतलब ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं? देर आर टू डिफरेंट प्रोसेस्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। द प्रोसेस कैन मूव सॉरी दैट प्रोसेस by what a chemical can move
इज कॉल्ड डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न की वजह से ही किसी भी प्रकार का केमिकल या मटेरियल कह लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंटर और एग्जिट हो सकता है। अब इन दोनों डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हम आगे पढ़ेंगे। सो होप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हैं। हमने 5 पॉइंट अलग अलग डिस्कस किए हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता किससे? लिपिड और प्रोटीन से, और ये फ्लेक्सिबल भी होता है। लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, इसी वजह से ये फ्लेक्सिबल होता है। एंड सेकेंड थिंग इज इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। सेल का सबसे बाहरी परत होता है, ठीक है। अलाउ करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ सब मटेरियल, इसी वजह से इसे सेलेक्टिवली परमेबल भी कहते हैं हम, ठीक। Next point is helps to separate the organelles from its contents. Okay. Fourth is the process by what the chemical is transformed from the cell to the environment is called diffusion and osmosis. दो ऐसे प्रोसेस होते हैं। हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस को बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी हम जो पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की डेफिनेशंस को हम क्लियर कर रहे हैं, प्रोसेस को, फंक्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म। ओके, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं साइटोप्लाज्म। यहाँ आप देख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, एंड नेक्स्ट यू कैन कॉल इट सिलेक्टिवली परमिएबल ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक को कवर करेंगे विच विल बी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म इज नथिंग गाइज, इट इज़ वेरी क्लियर कट डेफिनेशन इज देयर। The fluid content inside the plasma membrane, jelly-like structure, covers the entire cell. It also helps to contain the variety of specialized cell organelles. Very simple it is. ये कह रहा है कि जो सेल होता है उसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में पूरे स्ट्रक्चर को कवर करता है। एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जेली होती है एक टाइप की, लिक्विड होता है, जो क्या करता है पूरे सेल को कवर करके रखता है, ठीक है। उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ जेली लाइक स्ट्रक्चर, इज नॉट अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इट्स अ मटेरियल। एक टाइप का लिक्विड पदार्थ होता है ये, जो जेली टाइप का होता है सेल के अंदर, ठीक है। और ये करता क्या है? ये तो स्ट्रक्चर है, बट ये करता क्या है? इट ऑल्सो हेल्प्स टू कंटेन द वराइटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज। ये कंटेंट को वैरायटी प्रोवाइड करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया भी हम डिस्कस करेंगे, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली। यहाँ पर गोल्जी एपरेटर्स हैं, देर इज न्यूक्लियस ऑल्सो। तो इनके जो स्पेशलाइज्ड स्पेस है इसको फिक्स करके रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी सेल में यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, थोड़ी देर बाद यहाँ नज़र आएगा आपको, ऐसा नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो लिक्विड है भरा हुआ, वो इसके स्पेस को कंट्रोल करके रखता है, इसके स्पेस को बना के रखता है, ठीक है। ईच ऑफ विच सर्व्स अ स्पेसिफिक पर्पस फॉर दी सेल। अब ये सेल ऑर्गेनेलीज क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू अर्ली कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो बहुत सारे मल्टीपल टाइप के सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर लेबर डिवीज़न। ऐसे ही यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर भी स्पेशलाइज्ड होते हैं। कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो लेबर डिवीज़न के लिए स्पेशलाइज्ड कर दी जाती है कि आप रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, सो हम ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे अभी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमने तीन आपको पढ़ने थे, तीन मेन कंपोनेंट पढ़ने थे। हमने सबसे पहले डिस्कस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। सेकंड हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म को। नाउ आवर थर्ड टॉपिक इज न्यूक्लियस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑल्सो, एंड इम्पॉर्टेंट तो सभी होते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सेल। हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड विद द डबल लेयर्ड कॉल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इस न्यूक्लियस से ही हमारा आगे का चैप्टर बढ़ने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेट मी जस्ट चेंज दिस पेन बिकॉज कुछ चीज़ें हाईलाइट भी करनी पड़ेंगी हमें। तो अभी हमने कर लिया है अपने पेन को चेंज, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो है, हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे।
न्यूक्लियस क्या होता है, पहले मैं न्यूक्लियस के बारे में आपको बता देती हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, ये एक सेल है। लेट्स सपोज दैट ये एक सेल है। हम हर बार एक सर्कल बना देते हैं और इसे सेल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सेल है। इसके अंदर एक सॉलिड क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट मे बी इन द सेंटर ऑफ द सेल ऑल्सो, ये बीच में भी हो सकता है सेल के। ज़रूरी भी नहीं है इसका अपेयरेंस आपको साइड में या फिर बॉटम में कहीं भी शो हो सकता है, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन द वैरायटी ऑफ सेल, ठीक। कुछ सेल आपको पता होंगे फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ सेल होते हैं थिक, मतलब फिक्स शेप के होते हैं। कुछ सेल का शेप जो होता है वो चेंज भी होता है। इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज़ फ्लेक्सिबल ऑल्सो समटाइम। बट इसके अंदर एक थोड़ा सा क्रस्टी, सॉलिड टाइप का थोड़ा सा क्रस्टी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इट इज़ द सेंटर, लाइक सेंट्रियोल ऑफ द एवरी सेल, ठीक है। हिंदी में इसे केंद्रक भी बोलते हैं। इसे न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस का आपको पता तो चल गया कि सॉलिड क्रस्ट टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर होता है, ठीक है। इसका अपेयरेंस जो होता है वो सेल के सेंटर में भी होता है मोस्टली, समटाइम्स साइड में, बॉटम में, डिपेंड्स अपॉन द वैरायटी ऑफ सेल भी हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस न्यूक्लियस फर्दर। न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड विद द डबल लेयर्ड कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो न्यूक्लियस है भाई, ये जो न्यूक्लियस है, ये इसके बाहर भी एक लेयर होती है। ये भी एक लेयर से प्रोटेक्टेड होता है, विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू ये प्रोटेक्टेड होता है। इसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस जो है बहुत सेफ रहता है। अब हम इसके ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता क्या है बेसिकली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ pores that material to pass from the inside to the outside called chromosomes। अब इसे भी हाईलाइट करो, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सेल लाइक ये जो है ब्लैक पार्ट दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियस है। इसके ऊपर जो ये रेड पार्ट बनाया मैंने, बाउंड्री जो बनाई है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके कुछ पोर्स होते हैं बेटा, इसकी तरह, इस तरह ऐसे कुछ पोर्स होते हैं। इन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। यू नो कि अगर किसी चीज़ के पोर्स है ना, तो आप उसे एज्यूम कर सकते हो बेसिकली इन बायो कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रक्चर है जिसके पोर्स निकले हुए, बेसिकली या तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के काम आ रहा होगा, मतलब यहाँ से कोई चीज़ अंदर ले जाने के काम आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से कोई चीज़ अंदर ले जाने के काम आ रहा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये मूवमेंट के काम आ रहा हो। क्या हो, मूवमेंट के काम आ रहा हो, मूवमेंट करवा रहा हो। इस पूरे स्ट्रक्चर को मूव कराने का काम किसका हो, इस इन पोर्स का हो, ठीक है। तो यहाँ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में के कुछ पोर्स होते हैं, ऐसे पोर्स निकले होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ मटेरियल्स को सेल के अंदर से, जैसे यहाँ पे कुछ मटेरियल है, सेल के अंदर के मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर ले जाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर से कुछ मटेरियल को बाहर लेकर आते हैं, ठीक है। सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला ही काम है, लेकिन ये आउटर साइड में नहीं है। सेल के अंदर की ही चीज़ों को न्यूक्लियस में ले जाने के लिए कुछ पोर्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है। अब इन पोर्स को क्या बोलते हैं, तो भाई इन पोर्स को ना क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। मेक श्योर बेटा, क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स दैट मटेरियल्स पास फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड कॉल्ड क्रोमोसोम। इनसाइड और आउटसाइड किसके लिए लगाया हुआ, न्यूक्लियस के लिए लगाया हुआ। न्यूक्लियस के इनसाइड से बाहर और न्यूक्लियस के आउटसाइड से अंदर, सेल के आउटसाइड से नहीं, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स किससे कहते हैं, क्रोमोसोम्स आर मेड अप विद द deoxyribonucleic acid which is DNA and protein are also found in the nucleus। अब कोई पूछे कि भाई क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अब ये क्रोमोसोम्स क्या है, पहले हमने पढ़ा न्यूक्लियस क्या है, फिर हमने पता किया कि न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं, जो पोर्स क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है। उन पोर्स को क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं डीऑक्सी के एसिड के बने हुए होते हैं, ठीक है, डीएनए से बने हुए होते हैं। और भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन फाउंड होता है उसके अंदर। इसके अलावा डीएनए जो होता है बेटा, डीएनए क्या होता है,
डीएनए क्या होता है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। बेसिकली आप इसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में देख पाओगे। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए कुछ आप इस तरीके से देख लो, ये क्रोमोसोम्स के पेयर हैं। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है। वैसे तो ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है, इसको सर्कुलर करो, मतलब ये एक रस्सी टाइप की है। इसे अगर राउंड राउंड आप कर दोगे तो कुछ इस टाइप का आपको नज़र आएगा। ठीक है, इस टाइप का नज़र आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ऐसा, बेटा इस ये पूरा का पूरा एक डीएनए है, लेकिन इसके ऊपर ना कुछ ही पार्ट होते हैं जो इसके लिविंग होते हैं। मतलब जो वर्किंग पार्ट होता है, पूरा का पूरा डीएनए है, मतलब कि पूरे आप कह लो कुछ मीटर का ये वायर टाइप का होता है। ये पूरा ही डीएनए कहलाता है। बट इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? उसे हम जीन कहते हैं। उसे हम जीन कहते हैं। बेसिकली न्यूक्लियस इज इम्पॉर्टेंट इन सेल डिवीजन एंड डेवलपमेंट बिकॉज इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल इन जीन। ठीक है, जीन के अंदर जेनेटिक न्यूक्लियस के अंदर इनडायरेक्टली आप देखो तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पोर्स हैं। पोर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए के बने हुए होते हैं। डीएनए क्या होता है? एक न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, जिसके अंदर जिसका लाइक जो भी फंक्शनल पोर्शन होता है, मान लो पूरा का पूरा डीएनए डेड होता है, उसमें कुछ कुछ जगह होती है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल अटैच्ड होते हैं। वो जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? फंक्शनल पार्ट होते हैं। मतलब जो भी फंक्शनल पार्ट होगा ना, उसे ही जीएनए कंसिडर किया जाता है, जीन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ चीज़ें पढ़ी। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेक श्योर कि सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, 9th क्लास में हो। बहुत ज़्यादा आपको आंसर लिखना पड़ेगा। काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस आते हैं इस पे। कई बच्चे होते हैं 2-3 लाइन लिख देते हैं और रख देते हैं, छोड़ देते हैं। तो बेटा अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आया है तो आपको लगभग लगभग 10 to 11 लाइन्स आपको लिखने होंगे फुल मार्क्स के लिए। फिर आपको लगेगा कि आप तो आंसर लिख कर आए थे, आपको 2 मार्क्स मिले, 1.5 मिले। क्यों मिला? 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर क्यों नहीं मिले मुझे? तो यही रीज़न होता है मार्क्स डिडक्शन का, कि आप प्रॉपर आंसर नहीं करते हो। ठीक, तो मेक श्योर टू राइट होल लाइन्स ऑफ दैट, लाइक वट एवर क्वेश्चन यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, आपको वही उसका आंसर प्रॉपर देना है। ठीक है, ऑल द पॉइंट्स, ऑल द की वर्ड्स, एवरीथिंग विल बी देयर, तभी आपको पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने न्यूक्लियस के 5-6 पॉइंट अभी पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला था वो आपका मेंशन नहीं है, आप इसको यहाँ नोट कर लो। इट इज़ अ सॉलिड क्रस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, 9th क्लास में हो या इससे बेसिक भी आप पढ़ रहे हो तो आप इसे पढ़ सकते हो। सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड विद द डबल लेयर्ड कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स दैट लाइक मटेरियल्स टू पास फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड ऑफ कॉल्ड क्रोमोसोम्स। पोर्स को क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप विद द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कॉल्ड प्रोटीन, सॉरी डीएनए, कॉल्ड डीएनए। ओके, प्रोटीन आर ऑल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस। ये भी थर्ड पॉइंट है आपका। न्यूक्लियस इज इंपॉर्टेंट इन सेल डिवीजन एंड डेवलपमेंट। मेक श्योर, न्यूक्लियस करता क्या है? बेसिकली ये पूरा न्यूक्लियस ना दूसरा नए सेल का फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और सेल के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इसी के पास है जेनेटिक मटेरियल, इसी के पास है सबसे ज़्यादा प्रोटीन। ठीक है, तो हेल्प भी कौन, नया डीएनए, नया सेल कौन बनाएगा? यही बनाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ है डिवीजन एंड डेवलपमेंट कौन करता है? न्यूक्लियस करता है, बिकॉज इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम जीन कहते हैं। जीन क्या है? जीन आर द फंक्शनल पोर्शन ऑफ द डीएनए। डीएनए का जो फंक्शनल पोर्शन होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, वो जीन होता है भाई। अभी हमने इस चैप्टर के बेसिक जो भी चीज़ें थी हमने क्लियर कर ली हैं सारी। आपका कुछ पोर्शन रहता है जिसमें हम सेल ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करेंगे। कुछ एक्सटर्नल फंक्शन, जैसे कि अभी हमने छोड़ा था डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम इसे डिस्कस करेंगे बट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो लेट्स कनेक्ट विद अस। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, सो दैट मैं जब भी वीडियो डालूंगी आपको बेल आइकन से पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम्स के लिए हम कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे, तो उसके स्नैप्स या फिर शॉर्ट वीडियोस भी आपको यूट्यूब चैनल पे ही प्रोवाइड हो जाएंगे।